सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए, हम कर रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, और ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स। ठीक है, इस बुक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें जो भारतीय काव्य शास्त्र है और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इससे संबंधित लगभग 900 के लगभग क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम कर रहे हैं हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन ये हमारी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास हम करवा चुके हैं। देखिए, क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से करेंगे कि क्वेश्चनों में जो तथ्य दिए गए हैं वो, और जो आपको जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट्स पीछे की क्लासें देखना चाहता है, मतलब जो हिंदी साहित्य से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे, इसमें लगभग 8000 के लगभग क्वेश्चन आंसर हैं वो। तो देखिए, वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया आपको। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी उपन्यास, रिपोर्टाज, आत्मकथा, कहानी, आलोचना, निबंध, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं पूरी डिटेल्स के साथ में। ठीक है, उससे बाहर एग्जाम में आने वाला है नहीं, 101% मेरा वादा आपसे। ठीक है, जो आप अभी भारतीय काव्य शास्त्र कर रहे हैं और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र कर रहे हैं, इससे संबंधित भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे हम, और इनसे संबंधित अन्य क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या पढ़ेंगे, तो हम पूरा काव्य शास्त्र पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप पूरे मनोयोग और पूरे मतलब दिल दिमाग को बिल्कुल स्थिर रख के पढ़ेंगे, तो इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला है नहीं। पूरे मनोयोग के साथ में पढ़ेंगे, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में क्लास में बने रहें। लास्ट तक आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, हमें कितना याद हुआ और हमने क्या याद किया। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कैथारसिस, जिसे क्या कहा जाता है, विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है। ठीक है, देखिए, जो कैथारसिस है, इसका अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, इसको विरेचन नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये मूलतः संबंध किससे हैं, भौतिक शास्त्र से है, रसायन शास्त्र से है, समाज शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से। तो देखिए, जो आपका कैथारसिस है, जिसे विरेचन भी कहा जाता है, ये मूलतः है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। देखिए, देखते हैं हम इसकी व्याख्या। विरेचन यूनानी शब्द कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, विरेचन क्या है, जो यूनानी शब्द है कैथारसिस, इसका हिंदी रूपांतरण है क्या, विरेचन। विरेचन और कैथारसिस जो चिकित्सा शास्त्र के परिभाषित शब्द हैं। याद रखेंगे, जो विरेचन भी पूछा जा सकता है आपसे, कैथारसिस भी पूछा जा सकता है, ये दोनों ही जो चिकित्सा शास्त्र है उससे परिभाषित शब्द हैं। कैथारसिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में आता है। ठीक है, जो कैथारसिस आपका शब्द है वो किसके प्रयोग में आता है, ये दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में कौन सा शब्द प्रयोग में आता है, तो वो होता है कैथारसिस। ठीक है, काव्य शास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ। देखिए, जो आपके एक बात और समझेंगे यहाँ पे, जो आपका चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत कैथारसिस है, उसको काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या कहा जाता है, विरेचन। काव्य शास्त्र में प्रयुक्त जो विरेचन शब्द है उसका अर्थ क्या होगा, देखिए, दो प्रकार से इसका अर्थ है, किसका, विरेचन का, मानसिक या भावात्मक और कलात्मक। मानसिक जो हमारे माइंड से संबंधित है, हमारे भाव से संबंधित है, और जो कलात्मक है वो कला से संबंधित है। तो देखिए, अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक और अहितकारी होता है। याद रखेंगे, अरस्तु के अनुसार जो आपके भाव होते हैं, भाव आपके मन में जो उठने वाले जो हिल्लोर होती हैं, जो आपके मन में उठता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो आप अगर उनका दमन करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होगी और अहितकारक होगी। ठीक है, आप अपने ऊपर लेके याद रखेंगे कि जो अरस्तु के अनुसार भावों का दमन, और जो भावों का दमन है वो क्या होता है, हानिकारक भी होता है और अहितकारी भी होता है। उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, देखिए, उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, नहीं निकल गया मेरे मुँह से। संतुलन मतलब जो आप अपने भाव, आपके मन में भाव उजागर हो रहे हैं, उनका आप संतुलन बनाए रखें। संतुलन बनाए रखना ही जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हमें संतुलन के बगैर हमारे जीवन का कोई भी पक्ष मजबूत नहीं होगा। किसी भी प्रकार से हम किसी भी कार्य को करें, आप अपने जीवन से लेकर याद रखेंगे विरेचन सिद्धांत को, कि विरेचन दो प्रकार से होता है, मानसिक या भावात्मक, और एक होता है कलात्मक। जो देखिए, जो आपका मानसिक या भावात्मक है, जो आपके भाव हैं वो आप दमन कर लेंगे, तो वो आपके लिए हानिकारक भी होगा और अहितकारी भी होगा, और उसका संतुलन आपके जीवन के लिए अनिवार्य होता है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। देखिए, करुणा और भय है
उसको परस्पर जुड़ा हुआ किसने माना है? तो वो माना है अरस्तु साहब ने। देखिए अरस्तु ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। और विरेचन सिद्धांत को काव्य शास्त्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? विरेचन। लेकिन आपसे पूछा जाए कि विरेचन को आपका चिकित्सा शास्त्र है उस भाषा में विरेचन को क्या कहा जा सकता है? तो आप बोलेंगे कैथारसिस। देखिए एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स के साथ में पढ़ेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि हमने कितने क्वेश्चन किए, आप ये सोचिए कि हम क्या याद कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे होगा, बिल्कुल आपको सटीक बिल्कुल याद हो जाएगा। आप याद रखेंगे अरस्तु के बारे में, अरस्तु ने 2-3 सिद्धांत प्रतिपादन किए हैं, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत है उसको काव्य शास्त्र में तो विरेचन कहेंगे, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि जो चिकित्सा शास्त्र में विरेचन को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे कैथारसिस। विरेचन को 2 भागों में बांटा इन्होंने, किस प्रकार से? मानसिक और भावात्मक और कलात्मक। देखिए जो आपके नहीं सत्य असत्य में पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने अनुकरण के भावों का दमन हानिकारक बताया, अहितकारी बताया। यहाँ पे आ जाएगा कि जो अरस्तु के अनुसार भावों का दमन है वो लाभकारी होता है, तो देखिए वो कथन गलत हो जाएगा। एक उसका जीवन के लिए अनिवार्य है, यहाँ पे अनिवार्य नहीं होता है इस प्रकार से। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स और पूरे दिमाग में आप ऐसे बैठाते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है हमें। तो यहाँ पे जो सत्य असत्य के क्वेश्चन भी वो भी आपके इसमें पूरे हो सकते हैं। आपसे 4 बता दिए मैंने आपको, देखिए 2 मैंने बता दिए और फिर तीसरा होगा अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। यहाँ पे आ जाएगा कि अरस्तु ने करुणा और भय को जुड़ा हुआ नहीं माना। तीसरा कथन। इस प्रकार से आपको यस और नो में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अरस्तु के अनुसार 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन, आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया या 2 सिद्धांतों का। अगर आपको सटीक पता है कि अरस्तु ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तो आप उस कथन को सत्य कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स के साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अरस्तु से संबंधित आने वाले क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। अगला है आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य में कितने अंग निर्धारित किए हैं? आपसे पूछा गया है आचार्य क्षेमेंद्र का। आचार्य क्षेमेंद्र का जन्म बताएं तो हम क्षेमेंद्र में देखिए ऊपर 2 6 के ऊपर मात्रा है, देखिए यहाँ पे खोल के बता देते हैं। 6 के ऊपर 1 मात्रा, मे के ऊपर 2 1 मात्रा, तो इस प्रकार से आपकी मात्रा होगी। तो आप याद रखेंगे इनका जन्म है 11वीं शताब्दी। औचित्य के ऊपर भी 2 मात्रा हैं, आप याद रखेंगे 11वीं शताब्दी। संबंध किसका है? क्षेमेंद्र जी से। ठीक है, क्षेमेंद्र जी का सिद्धांत कौन सा है? तो औचित्य। और औचित्य में इन्होंने कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो याद रखेंगे 27। 27 तो ऑप्शन ही नहीं है। देखिए जो क्षेमेंद्र के जो औचित्य सिद्धांत है उसमें कितने अंग निर्धारित किए इन्होंने? 27 अंग निर्धारित किए हैं। ये बिल्कुल सटीक आंसर, आप 27 याद रखेंगे। ये ऑप्शन आपके गलत है, मिसप्रिंट हो सकती है। देखिए आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए, नहीं 27 अंग निर्धारित किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आचार्य क्षेमेंद्र हैं वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो याद रखेंगे औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य शब्द का अर्थ है उचित का भाव। आपसे पूछा जा सकता है कि जो औचित्य का अर्थ है वो क्या है? उचित का भाव। देखिए पढ़ाने के लिए मैं आपको ये एकदम से रट के पढ़ा देती हूँ, लेकिन समझाने में और पढ़ने में बहुत अंतर है। आप इस प्रकार से याद करें कि आपको पढ़ें कि आपको याद हो जाए। आचार्य क्षेमेंद्र का कथन है क्या? उचितम पाहुराचार्याः सदृशं किलं यस्य यत् उचितस्य च यो भावस्त औचित्य प्रचक्षते। ठीक है, याद रखेंगे उचितम पाहुराचार्याः पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका औचित्य, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ठीक है, सदृशं किलं यस्य यत् उचितस्य च भो भावस्त औचित्य प्रचक्षते। ठीक है, इस प्रकार से ये कथन है किसका? आचार्य क्षेमेंद्र जी का। क्षेमेंद्र ने औचित्य के काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया। देखिए क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है, आप याद रखेंगे। देखिए आप सभी को पता होगा, अगर आपको पता ही है क्योंकि आप हिंदी साहित्य में इतने बड़े लेवल के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि जो भरत मुनि हैं उन्होंने काव्य की आत्मा किसको माना? रस को। भामा है उन्होंने काव्य की आत्मा किसको माना? अलंकार को। वामन ने काव्य की आत्मा किसको माना? रीति को। कुंतक ने काव्य की आत्मा किसको माना? वक्रोक्ति को। आनंद वर्धन ने काव्य की आत्मा किसको माना? ध्वनि को। और जो आपके क्षेमेंद्र साहब हैं इन्होंने औचित्य को काव्य का प्राण तत्व माना। ठीक है, क्षेमेंद्र ने लिखा है औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम। ठीक है, क्या है? औचित्य रसम सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम। क्या है कि जो औचित्य है वही काव्य का क्या है? प्राण तत्व है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 27 भेद दिए गए हैं।
आचार्य छेमंद ने औचित्य के 27 भेद दिए हैं। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट थी वो 28 वाली, ठीक है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, देश, काल, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, विभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, विचार, नाम, आशीर्वचन, प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट देखिए कुछ दिया हुआ है। आयोग ने इसका उत्तर 28 माना है। देखिए ये गलत है, 28 नहीं, यहाँ पे 27 आएगा, ठीक है। अगला है ऐदोषौ सगुणौ स अलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। ये कथन किसका है? ठीक है, यह है किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? आपसे पूछा है ऐदोषौ सगुणौ स अलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, तो ये किसका है? ये है हेमचंद्र जी का काव्य लक्षण, ठीक है। किस आचार्य ने इस काव्य लक्षण को दिया? तो ये है हेमचंद्र जी, ठीक है। देखिए उत्तर आ रहा आपका हेमचंद्र। देखिए यहाँ पे काव्य लक्षण दिए गए हैं, इन सभी के आप याद रखेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हेमचंद्र हैं, ठीक है, पहले इनके कथन कर लेते हैं, फिर इनके बारे में अन्य जो तथ्य होंगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। हेमचंद्र का कथन है काव्य लक्षण से संबंधित इनकी परिभाषा है ऐदोषौ सगुणौ स अलंकारौ च शब्दार्थो काव्यम, ठीक है। भामे का क्या है? शब्दार्थो सहितम काव्यम। वामन का है काव्य शब्दो अयम गुणालंकार है संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये वामन की परिभाषा है। कुंतक की है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंदे व्यवस्थितौ काव्य तद्विद्वा आह्लाद कारणी, ठीक है। जगन्नाथ की है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और विश्वनाथ की है वाक्यम रसात्मक काव्यम। देखिए इन कथनों को थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है जरूर, लेकिन ये बहुत ही अच्छे कथन है, आप याद भी रखेंगे, क्योंकि आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है। एक कथन दे दिया जाएगा कि ऐदोषौ सगुणौ स अलंकारौ च शब्दार्थो काव्यम, ये किसकी परिभाषा है काव्य लक्षण के लिए? तो ये आएगी हेमचंद्र जी की। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामे की है, वामन की है काव्य शब्दो अयम गुणालंकार है संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये किसकी है? वामन की। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंदे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विद्वा आह्लाद कारणी, ठीक है। जगन्नाथ की है रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम, और विश्वनाथ का है वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये काव्य लक्षण की जो परिभाषा है, काव्य लक्षण से संबंधित जो पंक्तियां हैं, ये इन सभी के बारे में याद होनी चाहिए। अब हम बता देते हैं आपको, जो मेरे बोलने के ऊपर ध्यान देंगे कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। हेमचंद्र जी का काल है 12वीं शताब्दी, ठीक है। कौन सी शताब्दी है? 12वीं शताब्दी। और हेमचंद्र जी का जो ग्रंथ है वो है काव्य अनुशासन, ठीक है। काव्य अनुशासन क्या है? हेमचंद्र जी का क्या है? काव्य अनुशासन, और इनका काल है 12वीं शताब्दी। भामे का क्या है? भामे का है काव्य अलंकार, और ये 6ठी शताब्दी से संबंधित हैं। अगले हैं वामन। वामन है 8वीं या 9वीं शताब्दी, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती इनका ग्रंथ है। कुंतक है 10वीं 11वीं शताब्दी, और इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, ठीक है। जगन्नाथ हैं कौन सी शताब्दी के? तो 17वीं शताब्दी के, और जगन्नाथ का जो ग्रंथ है वो है रस गंगाधर। विश्वनाथ हैं वो 14वीं शताब्दी के हैं, और इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे विश्वनाथ जी का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, देखिए साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो अभी हमने आपको बताया था विश्वनाथ जी की रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण। ग्रंथ कौन सा है इनका? साहित्य दर्पण। तो देखिए यहाँ पे आंसर रहेगा आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के हैं। यहाँ पे दिया गया जो साहित्य दर्पण आचार्य है, साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है उसके आचार्य विश्वनाथ लेखक हैं, इन्होंने लिखा था, ठीक है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। अब आगे दिए गए हैं आपके आचार्य, और ये हैं आपके ग्रंथ, ठीक है। आप इनको याद रखेंगे, आप इनको भूलेंगे नहीं। आपको इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे दिए गए, हम भी ध्यान से पढ़ते हैं। रुद्रट कौन सी शताब्दी के? 9वीं शताब्दी, याद रखेंगे। देखिए रुद्रट कौन सी शताब्दी के हैं? तो 9वीं शताब्दी, और इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। भरत मुनि ये
दूसरी शती ईस्वी पूर्व से दूसरी शती ईस्वी के मध्य के माने जाते हैं, ठीक है, दूसरी से दूसरी ईस्वी शती, ठीक है, और ईस्वी पूर्व से लेके ईस्वी तक हैं ये इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। दंडी कौन सी शताब्दी के हैं? 7वीं शताब्दी के हैं और इनका ग्रंथ है काव्यादर्श। वामन कौन सी शताब्दी के? तो वामन है 8वीं 9वीं शताब्दी और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। उद्भट 9वीं शताब्दी, इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सार संग्रह। आनंदवर्धन है 9वीं शताब्दी और इनका ग्रंथ है धवन्यालोक। भोजराज हैं 11वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ हैं सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ठीक है, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश ये भोजराज जी जो 11वीं शताब्दी के हैं इनके ग्रंथ हैं। अगला है रुयक। हाँ जी, रुयक कौन सी शताब्दी के हैं? तो रुयक हैं आपके 12वीं शताब्दी के और इनका ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व। हेमचंद्र जी कौन सी शताब्दी के? तो हेमचंद्र जी हैं 12वीं शताब्दी और इनका ग्रंथ है काव्यानुशासन। जयदेव हैं कौन सी शताब्दी के? जयदेव हैं 1200 ईस्वी के और इनका ग्रंथ है चंद्रालोक। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। और पंडित राज जगन्नाथ, इनका ग्रंथ है रस गंगाधर और इनका 17वीं शताब्दी के लेखक हैं, ये कवि हैं। और आपका जो अप्पे दीक्षित हैं ये हैं 1551 से लेकर 1623 तक और इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वृत्ति वार्तिक है, चित्र मीमांसा है और कुवलयानंद है। याद रखेंगे अप्पे दीक्षित के ग्रंथ वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद। अगला है सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? आपसे पूछा है कि सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो उसने किया है 4 स्तरों का, ठीक है। आप याद रखेंगे जो क्रोचे साहब हैं इनका जन्म सन 1866 को हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? सन 1866 को इनका जन्म बताया जाता है और इन्होंने जो आपके सौंदर्य की व्याख्या करते समय अभिव्यंजना के कितने स्तरों का इन्होंने उल्लेख किया है? तो वो हैं 4, ठीक है। किसकी व्याख्या की उन्होंने? सौंदर्य की व्याख्या की। देखिए सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया, ठीक है। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोचे ने कला निर्माण में किसको मूल कारण माना है? तो वो आएगी प्रतिभा। अभिव्यंजना की निम्न विशेषताएं, ठीक है। क्या है? अभिव्यंजना की निम्न विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए आप इन विशेषताओं को कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही गलत में असत्य कथन, सत्य कथन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं आजकल इन क्वेश्चनों की ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गई है, आप समझ रहे हैं। तो इन क्वेश्चन जो आपकी जो ये विशेषताएं हैं आप याद रखेंगे। अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। किसमें? अंतःप्रज्ञा में, अभिव्यंजना में और कला में, तीनों में क्या है? अभेद संबंध है। मतलब इनका भेद नहीं किया जा सकता, इनको बांटा नहीं जा सकता, ये अभिन्न है, अभेद है, इनका संबंध क्या है? अभेद है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला क्या है? अंतःप्रज्ञा। देखिए प्रत्येक जो अंतःप्रज्ञा है वो क्या है? कला है और जो प्रत्येक कला है वो क्या है? अंतःप्रज्ञा है। क्यों है? क्योंकि इनमें क्या है? अभेद संबंध, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि प्रत्येक अंतःप्रज्ञा अभिव्यंजना है और प्रत्येक अभिव्यंजना क्या है? अंतःप्रज्ञा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक अभिव्यंजना कला है और प्रत्येक कला अभिव्यंजना। तो देखिए इनमें अभेद संबंध है, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। किसी भी प्रकार से आपसे कथन पूछा जा सकता है। 2 कथन मैंने आपकी ओर बढ़ा दिए हैं। अगला है कला वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। क्या होता है कि जो कला होती है वो वस्तु में नहीं होती है। ये बात तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ हो आप अपने ऊपर लेकर देखिए, अपने ऊपर आत्मसात करके पढ़ते हुए चलेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। देखिए आपने किसी वस्तु को देखा, आपको देखते हुए उसमें कला हो जाएगी, एहसास होगी? नहीं होगी। वस्तु के द्वारा अभिव्यक्त मतलब वो वस्तु है वो कुछ अभिव्यक्त कर रही है, ठीक है, उससे आपको क्या होगा? कला का अनुभव होगा, ठीक है। कला वस्तु में नहीं होती, वस्तु के द्वारा जो अभिव्यक्त होती है उसमें होती, ठीक है। इन चारों कथनों को जो चारों विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं नहीं 2 विशेषता मैंने आपको और बताई हैं। जिस प्रकार से आपसे बताया कि जो प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है
और प्रत्येक कला अंतःप्रज्ञा है, उस प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है कि जो प्रत्येक अंतःप्रज्ञा है वो अभिव्यंजना है और प्रत्येक अभिव्यंजना है वो अंतःप्रज्ञा है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रत्येक कला है वो अभिव्यंजना है और जो प्रत्येक अभिव्यंजना है वो कला है, क्योंकि इन तीनों में अभेद संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए मेरे से कम ही होंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने आपको 30 क्वेश्चन नहीं करवाए, 40 क्वेश्चन नहीं करवाए। एक क्लास में मेरे से ज़्यादा 15 या 10 या 20 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बगैर समझाए हुए मुझे पढ़ाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं ये नहीं है कि जिस प्रकार से मैंने इसका रटाफिकेशन कर दिया और मैं आपको उत्तर बताते हुए चलूँ, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाने में। ठीक है, देखिए, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह किसका कथन है? देखिए, जो काव्य है वो मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुभूति है। आप सभी को पता है काव्य क्या है? जो मानव का जो आंतरिक कार्य व्यापार होता है उसकी अनुकृति होती है। किस प्रकार से? कोई जो कवि है, आप सभी को पता है कवि है, उसके जो आंतरिक कार्य व्यापार मतलब उसके कवि के अंदर से आत्मा से आवाज़ आती है कविता करने के लिए। काव्य कब होगा? जब हमारे आंतरिक भावना में, जब हम, मुझे स्वयं को पता है इस बात को, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर हूँ मैं और मेरे को पता है मेरे मन में जब भाव उठते हैं तो मैं उनको लिख देती हूँ। तो जो यहाँ पे क्या बताया गया, जो काव्य है वो क्या है? मानव के जो आंतरिक कार्य व्यवहार हैं, जो हमारे अंदर में कुछ हो रहा है, उनकी अनुकृति क्या है? काव्य। ठीक है, तो जो हमारे अंदर हलचल हो रही है, मैंने किसी को देख लिया कि ये व्यक्ति इस प्रकार से यहाँ पे परेशान है, तो मन से अपने आप आत्मा से आवाज़ आती है कि मैं इसके ऊपर कुछ लिखूं। जिस प्रकार से किसी दहेज प्रथा को देख लिया, किस प्रकार से किसी बच्ची के साथ दरिंदगी हो रही है उसी को देख लिया, तो मन में ऐसे आता है कि इसके ऊपर कुछ लिखूं, और वो लिखा जाता वही क्या होगा? काव्य। तो देखिए, जो आपके यहाँ पे क्या बताया, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है अरस्तु साहब का। किसका कथन है? अरस्तु का। आप याद रखेंगे, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है और इसका अर्थ होगा अरस्तु। ये किसने कहा? तो अरस्तु ने। काव्य मानव के आंतरिक काव्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का है। अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। आप याद रखेंगे, अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय भी अरस्तु को ही जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार कला और ललित कला में भेद को स्पष्ट करने वाले कौन हैं? तो वो हैं अरस्तु। उन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। ठीक है, क्या है जो अरस्तु हैं, उन्होंने कला और ललित कला में भेद स्पष्ट करते हुए उन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में बताया। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी है? 400। ठीक है, जिसमें से 3 सर्वप्रमुख हैं। कौन सी? पेरीपोई एथिकेस, टेक्नेस रिटोरिकेस और वसीयतनामा। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन सी हैं? पेरीपोई एथिकेस, टेक्नेस रिटोरिकेस और वसीयतनामा। वसीयतनामा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनका वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। ठीक है, क्या है जो वसीयतनामा है उसको क्या माना जाता है? दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। किसको? वसीयतनामा को। इनमें से किसका मत भुक्तिवाद है? आपसे पूछा गया है भुक्तिवाद किसका मत है? तो ये है भट्टनायक साहब का। भुक्तिवाद आपको सुनते ही ऐसा एहसास होना चाहिए कि भुक्तिवाद कहाँ पे आया था। तो देखिए, आपने रस सिद्धांत पढ़ा होगा भरत मुनि का, नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। भरत मुनि ने जो अपना जो नाट्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, भरत मुनि ने क्या लिखा था? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को उन्होंने पंचम वेद कहा था। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, देखिए, भरत मुनि हैं, इन्होंने एक वाक्य लिखा था, कहा था इन्होंने, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा वो। बिल्कुल, देखिए उनका था विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। ठीक है, ये किसने दिया था? ये आचार्य भरत मुनि ने प्रतिपादक किया था इसका। लेकिन इनके जो विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति, इसमें इन्होंने निष्पत्ति को पकड़ा। किसको? निष्पत्ति को। और इसके ऊपर व्याख्या की 4 लेखकों ने, आचार्यों ने, 4 आचार्यों ने इसके ऊपर क्या की थी? व्याख्या प्रस्तुत की थी। उस व्याख्या में
भुक्तिवाद मत निकला था किसका, भट्ट नायक जी का। ठीक है, यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं डिटेल से क्या बताएं इसमें। देखिए, इसको मैं आपको समझाते हुए चलूँगी और इस प्रकार से बता दूंगी मैं आपको, क्योंकि इससे संबंधित अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको पहले इसको छोटा कर लेती हूँ, फिर समझाती हूँ आपको। आचार्य ये जो है भट्ट लोलट, इनका सिद्धांत था कौन सा, उत्पत्तिवाद, या इसे आरोपवाद भी कहा जाता है। ठीक है, क्या, उत्पत्तिवाद। उत्पत्ति में से क्या निकला, उत्पादे। ठीक है, क्या निकला, उत्पादे। तो संयोग किसका हो रहा है इसमें, उत्पादे और उत्पादक का। ठीक है, जो भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, इसमें उत्पादे और उत्पादक का क्या हो रहा है, संयोग। ठीक है, और इसमें निष्पत्ति किसकी हो रही है, तो निष्पत्ति हो रही है इसमें उत्पत्ति की। देखिए, उत्पत्तिवाद में किसकी निष्पत्ति होगी, उत्पत्तिवाद की। और ये ग्रंथ कौन सा है, दार्शनिक मत है मीमांसा। ठीक है, क्या है, मीमांसा। अगला है श्री शंकु। कौन है, श्री शंकु। हमने आपको बताया था कि शंकुक से आप याद रखेंगे कि आप शंख बजाने की क्या लेंगे, अनुमति लेंगे। ठीक है, तो शंकुक का सिद्धांत कौन सा होगा, अनुमतिवाद। अनुमतिवाद में देखिए अनुमाप्य और अनुमापक। ठीक है, अनु यहाँ पे आ रहा है, अनुमाप्य और अनुमापक। देखिए ये सभी हैं, ये इनके जो को रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग हैं, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अनुमाप्य और अनुमापक जो संयोग हो रहा है इसमें निष्पत्ति किसकी हो रही है, तो अनुमतिवाद में किसकी होगी, अनुमिति की होगी। ठीक है, और यहाँ पे दार्शनिक मत कौन सा होगा, न्याय। अगर आपको शंख बजाने की अनुमति मिल जाएगी तो आपके साथ में क्या होगा, न्याय होगा। इस प्रकार से आप याद रखेंगे को रिलेटेड करके। भट्ट नायक, इसमें कौन है, भुक्ति या भोगवाद इसको कहा जाता है। भट्ट नायक से आप याद रखेंगे भोज्य और भोजक। ठीक है, क्या है, भय से भुक्ति, भय से भोजक। ठीक है, भोज्य और भोजक, संयोग किसका हो रहा है, भोज्य और भोजक का। भट्ट नायक में किसका संबंध हो रहा है, भोज्य और भोजक का, और इसमें निष्पत्ति किसकी हो रही है, तो भुक्ति की हो रही है। और दार्शनिक मत कौन सा है, सांख्य। कौन सा है, सांख्य। अगला है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का क्या है, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभि से अभिव्यक्तिवाद, और इसमें व्यंग्य और व्यंजक का क्या हो रहा है, संयोग, और निष्पत्ति हो रही है अभिव्यक्ति की। ठीक है, और इसमें दर्शन कौन सा आएगा, दार्शनिक मत कौन सा आएगा, सेव आएगा। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता उसे क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि जो नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य में परिवर्तन करने के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे यवनिका कहते हैं। ठीक है, देखिए, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे यवनिका कहते हैं। नेपथ्य शब्द का प्रयोग रंगमंच के पर्दे यवनिका के पीछे की जगह के लिए किया जाता है। ठीक है, नेपथ्य का प्रयोग कहाँ पे होता है, नेपथ्य का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे रंगमंच का जो पर्दा होता है, यवनिका होती है, उसके पीछे की जगह क्या होती है, नेपथ्य होती है। ठीक है, इसे ही रंगमंच के पात्र और नट वेशभूषा आदि से सज्जित होने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला है पटाक्षेप। जो पटाक्षेप हो वह कहाँ पे होता है, रंगमंच में, नाटक आदि में जब दृश्य परिवर्तन या अंक समाप्ति पर क्या होता है, पर्दा गिरने को क्या कहा जाता है, पटाक्षेप कहा जाता है। 3 यहाँ पे याद रखेंगे। यवनिका किसको कहा जाता है, तो यवनिका कहा जाता है कि जो नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, यवनिका। नेपथ्य किसे कहते हैं, तो नेपथ्य का प्रयोग रंगमंच के पर्दे मतलब यवनिका के जो पीछे की जगह होती है उसके लिए किया जाता है। इसे ही किसको, जो नेपथ्य है उसे ही क्या कहा जाता है, रंगमंच के पात्र या नट वेशभूषा आदि से सज्जित होने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आपके रंगमंच के जो पात्र हैं, जो नट है, वो अपनी वेशभूषा, जो नेपथ्य क्या होता है, पीछे का होता है। और पटाक्षेप क्या होता है, रंगमंच में नाटक आदि के दृश्य परिवर्तन या अंक समाप्ति पर पर्दा गिरने की क्रिया को क्या कहा जाता है, पटाक्षेप कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रस उत्तर में किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय से आधार पर की है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो रस सूत्र है, रस सूत्र कौन सा था, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति, उसमें जो रस की निष्पत्ति होती है उसकी प्रक्रिया की पुष्टि के लिए जो चित्र तुरंग न्याय के आधार पर किसने किया था, तो वो क्या था, शंकुक ने। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार आता है, चित्र तुरंग न्याय वाला। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए,
एक मिनट। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्रतुरंग न्याय के आधार पर शंकुक ने की थी। भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्या, देखिए जो भरत मुनि का रस सूत्र है उसकी व्याख्या किसने की थी? भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। अगर आपको याद हो गया होगा तो भट्ट लोलट ने किसकी निष्पत्ति की थी? इनका सिद्धांत, भट्ट लोलट का सिद्धांत था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। श्री शंकुक का सिद्धांत था क्या? शंकुक अनुमति लेंगे किसकी? शंख बजाने की, तो अनुमतिवाद। और भट्ट नायक से याद रखेंगे भट्ट भुक्ति, क्या? भट्ट भुक्ति, तो भुक्ति या भोगवाद। और अभिनव गुप्त से आप याद रखेंगे अभिनव और अभिव्यक्ति, ठीक है? तो इनका सिद्धांत था अभिव्यक्ति। भट्ट लोलट ने रस का भोक्ता वास्तविक रामादि व नट को माना है, ठीक है? जो भट्ट लोलट हैं इन्होंने रस का भोक्ता मतलब रस को उपभोग करने वाला कौन है? वास्तविक राम है या नट को माना है। रस की स्थिति मूल पात्रों में ही माना है। जो भट्ट लोलट है इन्होंने जो रस की स्थिति होती है वो किस में होती है? मूल पात्रों में होती है। अगला है भट्ट नायक ने सर्वप्रथम, क्या है? भट्ट नायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। याद रखेंगे जो रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहने वाले कौन है? तो वो है भट्ट नायक। अभिनव गुप्त के अनुसार स्थायी भाव सहृदय और सामाजिक के हृदय में वासना रूप में पहले से ही विद्यमान होते हैं। अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? जो मनुष्य में जो स्थायी भाव होते हैं, जो सहृदय व्यक्ति होता है, सामाजिक के हृदय में वासना रूप से पहले से ही विद्यमान होते हैं। देखिए सहृदय में वासना रूप से विद्यमान किस प्रकार से होंगे? आपको मैं बता दूं, आपने किसी जगह पे करुण दृश्य देखा, किसी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की मौत हो रही है जिसके पीछे उसके मतलब जवान उम्र में वो जा रहा है, उसको देखकर आपकी आंखों में अपने आप ही अश्रु आने लगते हैं। आप एक व्यक्ति को जानते नहीं हैं, आपने उस व्यक्ति को पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन उसके परिवार की हालत को देखकर आपको स्वयं रोना आता है। वही बता रहे हैं क्या अभिनव गुप्त कि व्यक्ति में वासना रूप से पहले से होती है, हमारे जो स्थायी भाव हैं पहले से हैं, लेकिन वहाँ पे करुणा दृष्टि के अंतर्गत हमारे अंदर से रोने के आभास होता है, हमें रोना आ ही जाता है। तो वो कौन होता है? सामाजिक और जो सहृदय व्यक्ति होता है उसको अपने आप ही रोना आ जाता है। और जो होता है कठोर दिल का व्यक्ति, जो सामाजिक सहृदय नहीं होता है, आप देखते होंगे कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कुछ भी हो जाए वो टस से मस नहीं होते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आचार्य सिद्धांत और दार्शनिक मत जो रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिन्होंने व्याख्या दी थी, वो चारों यहाँ पे आए हैं। भट्ट लोलट का सिद्धांत है क्या? उनसा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, और इनका दार्शनिक मत है मीमांसा। श्री शंकुक का कौन सा? अनुमतिवाद, और इनका दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन, और इसे चित्रतुरंग न्याय से संबंधित भी जाना जाता है। भट्ट नायक हैं भुक्तिवाद और भोगवाद, जिनका दार्शनिक मत है क्या? सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, और इसका दार्शनिक मत है शैव दर्शन। हिंदी के जो प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं वो कौन है? तो वो कौन है? देखिए हिंदी के जो प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं वो कौन है? केशव दास जी, ठीक है? हिंदी के जो प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं वो कौन है? केशवदास जी। केशवदास की रसप्रिया, कविप्रिया, छंदमाल, रीति परक ग्रंथ, ठीक है? केशवदास की जो रसिक प्रिया है और जो आपकी कवि प्रिया है, जो छंदमाला है, ये इनके रीति परक ग्रंथ। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। जो इनकी रसिक प्रिया है वो कितने प्रकाशों में है? तो वो है 16 प्रकाशों में। यह केशवदास की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं कौन सी? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका इनकी सन 1601 की है। अगला है रतन बावनी। रतन बावनी इनकी 1607 की है। विज्ञान गीता इनकी है कब की? तो सन 1607 की है ये भी। और वीर सिंह देवचरित ये सन 1607 का है। और जहांगीर जसचंद्रिका 1612 की, ठीक है? अगला है शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर को स्वीकार किया है, ठीक है? शुक्ल जी ने जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं इनका काल कौन सा है? तो 1600 ईस्वी है। और जो पद्माकर है ये कौन से है? 1753। तो देखिए 1600 सबसे पहले जो प्रथम प्रवर्तक माना है इनको, चिंतामणि त्रिपाठी को। और जो आपका रीतिकाल का जो अंतिम कवि है पद्माकर, इनका जन्म 1753, इनको स्वीकार किया है। इसी के साथ में हम करते हैं क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।